हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल बीएड क्लासेस में। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अवध सीरीज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। अगर कॉलेज आपका संबंधित है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पक्का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पे हम लोग जो 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रथम प्रश्न पत्र, आपका ज्ञानों पाठ्यक्रम। यहाँ शुरुआत करते हैं और हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। यहाँ तक बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ से शुरुआत करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं आसान शब्दों में बेसिक शिक्षा की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों, अगर बेसिक शिक्षा की बात किया जाए तो बेसिक शिक्षा को आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, जो बेसिक शिक्षा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब इस पेन की कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है? ये पेन की विशेषता ये है कि ये जो है एक तरह से ये लिखने वाला है, मोबाइल पे लिखने वाला पेन है, ठीक है। तो जो ये पेन है इसकी विशेषता ये कि कॉपी पे इससे नहीं लिखाएगा। तो इसकी विशेषता ये है कि कॉपी पे नहीं लिखाएगा, ये मोबाइल पे लिखने वाला पेन है। तो ये क्या है? इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है। तो इसी को हम कह सकते हैं इसकी ये विशेषता हो गई। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा की। तो जिस प्रकार से पेन की विशेषता थी वैसे ही बेसिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जिसे आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट ये है कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बालकों के लिए, ये बेसिक शिक्षा के एक आधार है, एक आधारभूत सिद्धांत है, या एक विशेषता कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, आप सभी अच्छे जानते हैं कि जो अनिवार्य शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा का आधार स्थानीय हस्तकला है। मतलब ये है, यहाँ पे जो बात कही गई है, शिक्षा का आधार जो है स्थानीय हस्तकला का मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो उसके स्थान के आधार पे, जो वहाँ पे जिस स्थान पे शिक्षा ग्रहण की जा रही है या पे जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, उस क्षेत्र के, उस स्थान के, वहाँ के कहीं न कहीं हस्तकला, मतलब वहाँ के जो कला है या वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ की जो भाषा है, उसको अगर हम प्रयोग करके शिक्षा को जो दिया जाए तो हो सकता है कि वो चीज़ शिक्षा के माध्यम से हमें आसानी से बच्चों तक पहुंचा पाएंगे जो बच्चे समझना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ की जैसी भाषा होगी बच्चे जो है उसी भाषा को वहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में, जैसे रीजनल होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं होती हैं, अगर उन भाषा के आधार पे उनको उस शिक्षा प्रदान किया जाए तो उस बात को आसानी से बच्चे समझ पाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि शिक्षा का जो आधार होना चाहिए वो स्थानीय हस्तकला के आधार पे होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे जो भी भाषाएं होती है, जो संस्कृति होती है, जो वहाँ पे क्रियाकलाप होता है, उसके आधार पे अगर बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो काफ़ी जो है उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। मैंने वही बताया आपको कि जो है, जो बच्चों की, जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनकी जो मातृभाषा होती है, अगर उसके माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से अगर जो है बच्चों की शिक्षा दिया जाए तो हो सकता है उनको चीज़ें आसानी से समझ में आए और हम जो है, यानी जो शिक्षक जो हैं, जो समझाना चाह रहे हैं वो बात आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर बल देना। आत्मनिर्भरता मतलब की होता है कि बच्चे अपने आप में सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो सके, ठीक है। तभी तो आप जो शिक्षा दे रहे हो, जो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं उनके अंदर आत्मनिर्भर हो, आत्मबल आए, कहीं कि वो अपने आप में एक फैसला ले सके कि क्या गलत है क्या सही है। तो आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत पर बल देना चाहिए, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूल्यांकन का आधार वर्ष भर के कार्य की कोई परीक्षा नहीं। मतलब यहाँ पे कहा गया मूल्यांकन का जो आधार होता है वो वर्ष भर के कार्य की कोई परीक्षा नहीं होती है। मतलब जो मूल्यांकन होता है कॉपी में, जिससे आप बच्चों को पढ़ाएं, तो मूल्यांकन भी करना जरूरी होता है। इस तरह से देखा जाए कि बच्चों को कितना आया है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, मूल्यांकन जरूरी होता है। अहिंसा पर आधारित शिक्षा। देखिए, 2 चीज़ें हैं, आपको पहली बात यहाँ पे समझना ये है कि अगर यहाँ पे हिंसा लिखा हुआ है तो मतलब ये कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, मारपीट हो रहा है, लूटपाट हो रही है। अगर यहाँ पे अहिंसा लिखा है तो मतलब कि जो है कि यहाँ पे अहिंसा या हिंसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखें, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है तो समझिए कि वहाँ पे नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, कहीं न कहीं शिक्षा ही देते हैं कि बच्चे जो है वो हिंसा ना करें। तो
अहिंसा पर आधारित शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, और ये बेसिक शिक्षा का विशेषता हो गया। ठीक है, आगे स्वतंत्रता प्रधान शिक्षा। देखिए स्वतंत्रता जो है प्रधान शिक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चों में कहीं की ऐसी भावना ना हो किसी के गुलाम हों या फिर किसी को जो है वो गुलामी करते हों, ऐसी उनके अंदर भावना ना हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाए कि वो पूरी तरह से आज़ाद हों, और ऐसा ना है कि वो बंदिश की तरह जो है कमरे में जैसे घुट कर होता है ना पढ़ाई करना, उस प्रकार से ऐसा ना हो। स्वतंत्र हैं, वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वो खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, है ना। लेकिन ये कि शिक्षा जो है वो कहीं न कहीं उनको एक ऐसे क्राइटेरिया में बांध के रखना है जिससे हम उनको लगे कि हम स्वतंत्र हैं और शिक्षा भी उनको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे देखिए 8वां पॉइंट, आदर्श नागरिकता की शिक्षा। आदर्श नागरिकता मतलब एक अच्छे इंसान के बनने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये भी बेसिक शिक्षा का जो है एक आधारभूत सिद्धांत हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। सामाजिक सुधार या सामाजिक आधार कह सकते हैं। ठीक है, सामाजिक आधार आप सभी जानते हैं, मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और जो मनुष्य होते हैं वो कहीं के समाज को बिगाड़ते भी हैं, समाज को बनाते भी हैं। तो अगर मनुष्य चाह ले तो कहीं के समाज ऊपर उठ सकता है, अगर मनुष्य चाहे तो समाज भी नीचे जा सकता है। मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो लोग होते हैं, लोगों से ही समाज बनता है, और उस समाज में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो समाज के लोग ही करते हैं। तो लोग जो हैं वो आधार हैं समाज के। अब सवाल ये है कि जैसी उनकी शिक्षा होगी उसी के आधार पे वो ऐसा सामाजिक व्यवहारिक करेंगे। तो तात्पर्य यही है यहाँ पे सामाजिक आधार का, कि समाज के लोग जैसे शिक्षित होंगे वैसा ही समाज बनेगा। ठीक है, आर्थिक आधार। आर्थिक आधार का तात्पर्य ये है कि जैसे होता है ना कि अगर आप अपने गांव में नज़र डालिए, अपने क्षेत्र में नज़र डालिए कि अपने एरिया में, कि आपके एरिया में कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोजगार पाए हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा देखने को मिलेगा तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो शिक्षित बेरोजगार होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे होंगे लेकिन फिर भी बेरोजगार होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं न कहीं मौसमी बेरोजगार होंगे। मौसमी बेरोजगार का मतलब ये होता है कि जैसे कृषि में होता है कि जैसे जब धान की रोपाई होती है या फिर गेहूं की बुआई होती है, तो उसी टाइम पे जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह होता है, जो भी कृषि सामग्री होती है उनका यूज़ करते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी है, तो आर्थिक आधार मतलब ये है कि जैसी शिक्षा होगी उसी के आधार पर जो है आर्थिक आधार बनता चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये 8 पॉइंट जो 10 पॉइंट है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सामाजिक परिवर्तन, अगर मैं आपको बताऊँ कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, मान लीजिए एक समाज ये है, ठीक है, एक समाज ये है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है, और एक समाज मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, यहाँ पे 2 समाज हैं। अब समाज के जो लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये कहीं न कहीं समाज के जो लोग होते हैं यही समाज को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो समाज के लोग हैं ये कैसे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे शिक्षित हैं, और ये बी वाले में जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे हैं, अनपढ़ हैं। तो आप खुद सोच के समझ के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विकसित जो है समाज वो कहाँ पे होगा, तो आपका जवाब होगा ए वाले में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या ए वाले और बी वाले में कुछ अंतर होगा, बिल्कुल अंतर होगा। अगर मान लेते हैं ये जो आज की डेट में, मान लीजिए 2023 में, इनको आज देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। आप रिसर्च करिए कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक 5 साल बाद जब मिलते हैं, यानी जो हम लोग 2028 में देखेंगे इन दोनों समाज को, ए और बी को, तो क्या ये दोनों में परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन दिखाई देगा। जो परिवर्तन जिसका जितना होगा वही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि ये समाज के लोग हैं और समाज में जो बदलाव होगा उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आप ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, आइए इनको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। यहाँ से कुछ कीवर्ड लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन भी निरंतर होने वाली परिवर्तन का एक अंग है। मैंने बताया आपको कि समाज जो होता है वो कहीं की परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समाज में परिवर्तन का एक अंग है, मतलब समाज में बदलाव होते रहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए जैसे शादी होती है, ठीक है, शादी होती है। पहले जो शादी होती थी गाँव में अगर बात करें, क्योंकि मैं गाँव से ज़्यादा, मैं गाँव में रहता हूँ तो मैं गाँव की बातें ज़्यादा करता हूँ, और आप अपने शहर के देख लीजिए, गाँव में कहीं भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये होती है कि शादी के देख लीजिए, शादी
में पहले जो डीजे जाता था, मतलब पहले क्या, पहले डीजे होता ही नहीं था, ठीक है। अगर 10 साल पहले की बात करें, अगर 10 साल आप पीछे जाएँ तो आपको दिखाई देगा कि डीजे का नज़र दूर-दूर तक नज़र नहीं आता था। अब सवाल है कि जिस शादी में डीजे ना जाए वो शादी मातम सा लगता है, और बफर सिस्टम ना हो तो ऐसा लगता है कि यार बहुत गरीब घर में शादी हुई है। तो कहीं न कहीं समाज में जो शादी होती है वो कहीं न कहीं बदलाव हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ़ और शादी की बात करूँ, और आप बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो समाज में जो भी बदलाव देखने को मिल रहा है वो क्या है, सब सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, समाज का स्वरूप, उसके संगठन और उसकी मान्यताओं तथा और मूल्यों में परिवर्तन आना। मतलब ये है कि समाज का जो स्वरूप है, समाज का स्वरूप का तात्पर्य तो समाज जैसा दिखता हमें, जैसा उसकी बनावट है, ठीक है। उसके संगठन यानी समाज का जो समूह है, कैसे-कैसे लोग रहते हैं, जैसे आपके गाँव है, आपका क्षेत्र है, आपका पूर्वा है, आपका कस्बा है, आपका नगर है, उस नगर में, उस क्षेत्र में, उस गाँव में अलग-अलग कस्बे होते हैं, और कस्बों में अलग-अलग जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या हो गया, उनकी जाति के जो लोग होते हैं उनका एक अलग-अलग संगठन बना और समूह बना होता है, ठीक है? तो उसको हम संगठन कहते हैं। मान्यताएँ, मूल्यों में परिवर्तन होना, जो उनकी मान्यताएँ होती हैं उनमें मूल्यों में परिवर्तन होता है। आगे यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं, मानव अपनी सुरक्षा समाज के माध्यम से करता है। जो मानव है अपनी सुरक्षा कैसे करता है, समाज के माध्यम से करता है। अतः जब सुरक्षात्मक उपाय में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे जो बातें कहा गया है कि मनुष्य अपनी सुरक्षा समाज के माध्यम से करता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये मान लीजिए मनुष्य है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये समाज है, ये समाज है, ठीक है। तो मानव अगर समाज में रहता है तो समाज से कहीं न कहीं वो अपने आप को सुरक्षित कर पाता है। अब ये अगर मान लीजिए समाज से अलग होकर जंगल में चला जाए मानव, क्या अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा? आपका जवाब होगा सुरक्षित नहीं कर पाएगा। तो सवाल यही दोस्तों ये होता है कि जो मानव है, ये मानव जो समाज में रहता है तो अपने आप को सुरक्षित कर पाता है, लेकिन अगर यही मानव निकल कर अगर जंगल में चला जाए तो जंगल में अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो कहा गया कि मनुष्य अपनी सुरक्षा समाज के माध्यम से करता है। अतः जब सुरक्षात्मक परिवर्तन होता है, यानी सिंपल सा वर्ड ये है कि अगर समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा तो क्या मनुष्य में परिवर्तन होगा? आप कहोगे बिल्कुल परिवर्तन होगा। अब ध्यान रखना कि अगर मनुष्य में परिवर्तन हुआ तो समाज में भी परिवर्तन होगा, और अगर समाज में परिवर्तन हुआ तो मनुष्य में भी परिवर्तन होगा। इस बात को ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मनुष्य में परिवर्तन हुआ, मनुष्य में बदलाव हुआ तो मनुष्य कहाँ रहेगा? समाज में। अगर समाज में रहता है तो समाज में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, समाज में भी परिवर्तन होगा। और अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य में भी, यानी जो मानव है, मनुष्य है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पे कही गई है। परिवर्तन कहीं न दिखाई देता है समाज में। आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए-नए आविष्कार होते हैं, नए शब्द, नए विचार सामने आते हैं। इन विचारों के स्पष्टीकरण, अनुपालन के कारण समाज की मान्यताएं, मूल्य और संगठन में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अधिक व्यापक है, बहुत बड़े क्षेत्र में है परिवर्तन, ये थोड़े क्षेत्र में नहीं है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं की समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कला, विज्ञान, साहित्य, नवीन तकनीकियों वाले होने वाली परिवर्तन की बात कही जाती है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में कहा जाए कि जो समाज में परिवर्तन होता है, जो बदलाव देखने को मिलता है, वो बदलाव कैसे होता है आप इसे समझ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, केवल चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे तो आप आसान से शब्दों में लिख पाएंगे और कहीं पे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन छोटा है, यहाँ पे इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन क्या है? देखिए, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ तो शिक्षा शास्त्र है, दूसरी तरफ जो यहाँ पे दर्शन शास्त्र है। तो यहाँ पे है दोस्तों शिक्षा शास्त्र। आसान शब्दों में समझा दूंगा, थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे समझने के लिए तो आपको चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है दर्शन शास्त्र, यहाँ पे है दर्शन शास्त्र। एक तरफ शिक्षा, एक तरफ दर्शन, इन्हीं में से निकला है शिक्षा और इसमें से निकला है दर्शन। शास्त्र इसमें भी है, शास्त्र इसमें भी है। मतलब कि शास्त्र मतलब होता है अध्ययन करना, किसी ऐसे पहलुओं का अध्ययन करना जो कहीं कि हमें वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन करने की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ दर्शन है। शास्त्र दोनों में कॉमन है। शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना। तो यहाँ पे किसका अध्ययन करना? शिक्षा का और दर्शन का। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। शिक्षा दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा दर्शन।
इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि विनिर्मित करती है। बहुत ही कमाल का सेंटेंस लिखा गया है दोस्तों। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, बस एक लाइन में आप समझ जाएंगे कि शिक्षा क्या है। एक प्रक्रिया है, एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास, यानी जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का जो आंतरिक जो विकास हो रहा है, इस व्यक्ति का जो आंतरिक विकास हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे संबंधित है। इसके बाद आके देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आंतरिक विकास को समृद्धि बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि को विनिर्मित करता है। मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं, बालक मान लेते हैं इसे। अब देखिए बालक क्या होता है, बालक ने शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है, बालक ने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। अब ये बालक जो शिक्षा ग्रहण करेगा तो इसके बाद जो है ये अपने आप में एक आंतरिक शक्तियों का विकास कर लेगा। इसके बाद जब ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है जब दूसरों को शिक्षित करेगा तो कहीं न कहीं वो अपने बाह्य विकास को और आंतरिक विकास को दोनों को मिलाकर काम करेगा। इसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं उसका जो विकास होगा वो बहुत ही अलग तरीके से होगा, क्योंकि इसने जो शिक्षा ग्रहण किया है उसी के आधार पे अपने आप को अब समाज में स्थापित करेगा। जैसा व्यक्ति जैसा शिक्षित होगा वैसा ही अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए, वहीं दर्शन, अगर दर्शन की बात की जाए, दर्शन मानव जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हेतु लक्ष्य निर्देशित दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, मूल्य, मानदंडों का निरूपण करता है। मतलब ये कि जो दर्शन है वो मानव जीवन के सभी समस्याओं का समाधान करता है दर्शन। और शिक्षा जो है वो शिक्षा जो है कहीं कि मानव के अंदर बदलाव करता है। यहाँ पे दो लाइन में अगर समझना चाहें तो शिक्षा जो होता है वो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य में परिवर्तन करता है, और इसके बाद जो दर्शन होता है उन समस्याओं जो व्यक्ति के जो समस्याएं आती हैं व्यक्ति में, तो कहीं के उन समस्याओं का समाधान दर्शन से करता है। यही इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।